नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं सत्येंद्र आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग यूपीएसआई, एमपीएसआई और लॉ की तैयारी कर रहे हैं और संविधान एवं राज व्यवस्था के साथ मूल विधि तैयार करना चाहते हैं तो मैं मूल विधि से संबंधित मैंने कुछ अपने चैनल पर लेक्चर सीरीज अपलोड किए हैं, तो एक बार आप जरूर उनको देखिएगा। और आज का लेक्चर भी हमारा आईपीसी से रिलेटेड होगा। आईपीसी से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर जो अभी अपलोड किए थे, और आज का लेक्चर जो होगा हमारा आईपीसी पर ही होगा। और आईपीसी का जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आईपीसी के बारे में और जानकारी कलेक्ट करते हैं। इससे पहले अगर मैं अपना लेक्चर आगे ले जाऊं, जो मैंने प्रीवियस बताया था उसको एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो नोट करते चलेंगे ताकि हम लोग के नोट्स प्रॉपर बनते रहें। नोट्स इसलिए मैं बोलता हूं, पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा ताकि हमारे माइंड से चीजें रिप्लेस ना हो, क्योंकि नई चीजें आएंगी, पुरानी चीजें डिलीट होती जाती हैं। तो पेन और पेपर लेकर तो जरूर बैठिए। तो आइए हम लोग एक बार आईपीसी के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना जो भी चैप्टर पढ़ने आएंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता, या उर्दू में हम बोले तो ताज इरादे हिंद की दफा, ठीक है। ताज इरादे हिंद जो बोलते हैं ना वो आईपीसी है, और जबकि जो दफा बोला जाता है ना उसको बोलते हैं धारा या सेक्शन, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात आती है कि ये आईपीसी कानून है कब का, किस सन में आया। 1860 में आया था। 6 अक्टूबर को यह कानून बनकर तैयार हुआ था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। लेकिन इम्प्लीमेंट या लागू कब हुआ? 1862, 1 जनवरी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि यह कानून बनकर तैयार कब हुआ, या यह कानून अधिनियम कब बना, या संसद से पास होकर यह कानून तैयार हो गया, बन गया 1860 में 6 अक्टूबर में। और इस पर स्वीकृति दी थी उस समय के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। लेकिन यह कानून बनने के बाद, इनेक्टमेंट होने के बाद, अधिनियमित होने के बाद लागू हुआ 1 जनवरी 1862 में। और ठीक है, इतनी बात हो गई। अगेन मैं अगला पॉइंट बोलूंगा। यह कानून जो जिसकी आईपीसी की बात कर रहे हैं, ये एक्ट नंबर 45 से 1860 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये बेसिक जानकारी बताई थी। मैंने बोला था 511 जो हैं और 23 आपके अध्याय। 511 जो हैं वो धाराएं हैं या दफा है या सेक्शन है, ठीक है। और 23 चैप्टर में ये समाहित है। और आईपीसी का जो फाउंडर जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? थॉमस वेलिंगटन मैकॉले। ध्यान में रखिएगा, थॉमस वेलिंगटन मैकाले। कभी कभार पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग लॉर्ड मैकाले बोलते हैं। इतनी बात हो गई। एक बात और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर और ब्रुनेई जो है, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि दंड विधान जो बनाया गया है वो आईपीसी को ही ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। इनका बेस आईपीसी ही है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, वहां पर जो दंड संहिता बनाई गई है, जैसे इंडिया में इंडियन पिनल कोड बोलते हैं तो वहां पे पाकिस्तान पिनल कोड बोल देंगे, और बांग्लादेश पिनल कोड बोल देंगे, श्रीलंका में श्रीलंका पिनल कोड बोल देंगे। ऐसे सिंगापुर और ब्रुनेई में है। यानी कि आईपीसी जो तैयार किया मैकॉले ने, वो उसी तरीके का कानून आपका इन देशों में है, या इन देशों ने इसी कानून को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये एक बेसिक सी बात रही है। और प्रीवियस जो पॉइंट है एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग आज का नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइटल लिखिएगा पेन से, आईपीसी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आईपीसी का चैप्टर या आईपीसी का अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? 1 से 5, या कितनी धाराएं हैं? 1 से 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईपीसी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें सेक्शन 125 या दफा 125 को हम लोग यहाँ पर नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। पहली बात तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहला चैप्टर जो है वो आपका उद्देशिका से संबंधित है। उद्देशिका को बोलते हैं प्रियम्बल। उद्देशिका का दूसरा नाम है प्रस्तावना, या उद्देशिका का तीसरा नाम है आपका
इंट्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो यही है कि आईपीसी का अध्याय 1 संबंधित है उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक आधारभूत जानकारी देने की कोशिश की गई है आपका अध्याय नंबर 1 में। और यह अध्याय 1 से 5 तक है आपका, ठीक है, सेक्शन में। ये बात हो गई। अब आइए हम लोग जो इसकी धाराएं हैं 1, 2, 3, 4 और 5, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कहा गया है इन धाराओं में। तो सबसे पहले आइए हम लोग धारा 1 को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो धारा नंबर 1 है, ये बताया गया है कि धारा नंबर 1 ये कहती है कि जो भारत में जो दंड विधान संहिता जो हम इस्तेमाल करेंगे, उस धारा का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस धारा का नाम क्या है या उस कानून का नाम क्या है जो भारत में दंड विधान का रूप लेगा, ठीक है। और ये जो दंड विधान का जो कानून है, ये इसका प्रवर्तन क्षेत्र या भारत में ये कहाँ कहाँ अप्लाई है और किन किन क्षेत्रों में यह कानून लागू होगा, यह जानकारी देता है, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब भारत में ये दंड विधान लागू है, उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता या ताज इरादे हिंद, ठीक है। ये कानून का नाम है और यह कानून भारत में संपूर्ण रूप से लागू है। सिर्फ और सिर्फ जब यह कानून बना था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। अपवाद, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत में लागू है, अपवाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय या 1932 से अभी तक आरपीसी काम करती थी, रणवीर पीनल कोड। ध्यान रखिएगा, रणवीर पीनल, जम्मू कश्मीर अपवाद बोला, वहां पर दंड विधान आईपीसी नहीं लगता था, वहां पे आरपीसी काम करती है, रणवीर पीनल कोड। अब रणवीर कौन है? वहां के डोगरा वंश से संबंधित एक राजा शासक थे, उन्हीं के नाम पर आपका आरपीसी चलता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पहली धारा जानकारी देती है। अब आगे नोट में ध्यान रखेंगे, आपने करंट अफेयर में देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया अमित शाह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर जो इस एक स्पेशल राज्य था 370 के तहत, वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा, एक जेके और दूसरा लद्दाख, और इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लागू कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 से। कहने का अर्थ ये है, पहले जम्मू कश्मीर में आरपीसी रणवीर पीनल कोड चलती थी अभी तक, लेकिन अब जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो वहां पर भी आईपीसी लागू होगी, जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली धारा आपकी संबंधित है कि आईपीसी का नाम क्या है, इंडियन पीनल कोड का, ये जानकारी देता है, और भारत में यह जो कानून है कहाँ कहाँ लागू होता है। अपवाद जम्मू कश्मीर, लेकिन जैसा कि आपको याद हो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस से हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो वहां भी लागू होगा, यानी कि रणवीर पीनल कोड अब नहीं चलेगा जेके में भी, ठीक है। ये पहला है आपका। चलिए अब आते हैं हम लोग दफा नंबर 2 या सेक्शन 2 या धारा 2। अब स्टूडेंट्स, जो ये आईपीसी है, सेक्शन 2 हमें बताता है कि भारत के भीतर जो भारत में लोग रह रहे हैं, अगर कुछ दंड विधान या आईपीसी के प्रतिकूल काम करेंगे तो दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे, धारा 2 बोलती है, अगर आप दंड विधान के विपरीत जाकर कोई काम करते हैं भारत के भीतर, तो यहाँ के लोगों के लिए भारत के भीतर, ध्यान रखिएगा, भारत के भीतर दंड विधान की, दंड व्यवस्था की बात की गई है। प्रतिकूल होने पर अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको दंड व्यवस्था दी जाएगी, अगर नहीं करता है प्रतिकूल तो दंड व्यवस्था नहीं दी जाएगी, ये बात बोली गई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला भारत के भीतर, ठीक है, यानी कि धारा 2 भारत की टेरिटरी या भारतीय मैप की या भारतीय सीमा की बात करती है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि धारा 2 में एक बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोलें तो इंट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, इंट्रा टेरिटोरियल का अर्थ ये होता है कि भारत के भीतर, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर कोई दंड, अगर कोई क्राइम करता है या ना करता है तो उसकी दंड व्यवस्था की बात करी गई है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सीमा शब्द का उल्लेख है या इंट्रा टेरिटोरियल की बात करी गई है, और साथ में धारा 2 में ये भी बोला गया है कोई भी व्यक्ति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, कोई भी व्यक्ति का अर्थ ये है, व्यक्ति का अर्थ ये है कि नागरिक भी हो सकता है वो इस देश का, या कोई विदेशी भी हो सकता है। यानी कि भारत की सीमा के अंदर, यानी कि मैं या आप जो भारत के नागरिक हैं, अगर क्राइम करेंगे तो दंड मिलेगा आपको। और कोई यूएस का व्यक्ति यहाँ पर आता है, कोई क्राइम करता है, या न्यूजीलैंड का कोई व्यक्ति आता है वो भारत की सीमा में क्राइम करता है, या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है क्राइम करता है, तो उसने भारत की सीमा में इंट्रा टेरिटोरियल में गलत कार्य किया है तो उसको दंड दिया जाएगा। इसीलिए धारा 2 इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ पर नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जो भारत का होगा वो तो भारत का नागरिक होगा, भारत में उसने क्राइम किया है भारत की सीमा में। और कोई विदेशी यहाँ पे आके क्राइम करता है, जैसे कि मुंबई पे ताज हमला पार्लियामेंट में, तो उसने भारत में आके किया ना, भारत की सीमा में आके किया। इसलिए धारा 2 में व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि भारत के लोग भी और विदेशी भी भारत की सीमा में आके क्राइम कर रहे हैं तो वो सेकंड में आएगा, आपकी धारा नंबर 2 में उनको दंड विधान की व्यवस्था की जाएगी। अगर वो कोई कार्य प्रतिकूल हुआ तो, अनुकूल हुआ, अगर अगेंस्ट नहीं है तो उसको दंड व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको नागरिक और व्यक्ति में एक बेसिक अंतर बता देता हूँ क्या होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, नागरिक का अर्थ होता है, जैसे मैं भारत हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो नागरिक का अर्थ यह है सिटीजन का कि मुझे उस देश की मूलभूत सुविधाएं सारी की सारी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश से अगर कोई घुसपैठिया आ जाता है तो वो तो बांग्लादेश का नागरिक है, वो सीमा पार करके आसाम में आ गया है, यानी कि वो सीमा पार करके भारत में आ गया है, वो भारत का नागरिक नहीं है, वो व्यक्ति है। और यहाँ पर आके क्राइम कर देता है तो वो भारत की सीमा में क्राइम करता है। नागरिक है वो बांग्लादेश का, भारत में आया तो वो सिर्फ व्यक्ति है, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसीलिए धारा 2 में स्पष्ट बोला गया है कि भारत की सीमा में कोई भी व्यक्ति क्राइम करेगा तो उसको दंड व्यवस्था की प्रावधान किया गया है, और नहीं करेगा तो उसको दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मूलभूत अंतरों को। तो ये थी आपकी धारा नंबर 2। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब धारा नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 3 जो होती है वो भारत के बाहर, ध्यान से समझिएगा, दंड विधान व्यवस्था करती है। भारत के बाहर, इंडिया की नहीं बोल रहा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नागरिक भारत से बाहर जाकर क्राइम करता है तो उसको दंड व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, भारत के बाहर के लिए हम लोग यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जैसे मैं सत्येंद्र मेरा नाम है, मैं भारत का नागरिक हूं। अब मैं भारत से परे, यानी कि भारत से दूर जाकर रसिया में कोई गलत कार्य व्यवहार करता हूं। ठीक है, वहां पर कुछ गलत कार्य करता हूं। मान लेते हैं एज्यूम करके जो मैंने गलत क्राइम किया वो रसिया में एक बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन मैं नागरिक कहाँ का हूँ? भारत का। गया कहाँ मैं? रसिया में। गलत कार्य कहाँ किया? रसिया में, भारत से परे जाकर। लेकिन जो मैंने गलत कार्य किया है वो गलत कार्य भारतीय दंड व्यवस्था
या इंडियन पिनल कोड में एक अपराध के रूप में माना जाता है और उसको किसी धारा में व्याख्या के रूप में बताया गया है कि अगर तुम ये गलत काम करोगे तो उसके लिए आपको सजा दी जा सकती है, चाहे वो आप विदेश से क्यों ना किए हो तो आप भारत के नागरिक। अगर आप भारत से परे जाकर किसी दूसरे देश में कोई गलत काम करेंगे तो वो क्राइम वही माना जाएगा जैसे कि आपने भारत में क्राइम किया हो। क्यों, आप हो तो नागरिक यहाँ के, गलत काम आपने वहाँ पे किया, लेकिन वो क्राइम ऐसा ही माना जाएगा जैसे आपने भारत में किया हो, भारत में रहकर किया हो। और भारत का दंड विधान जो है, न्यायिक व्यवस्था है, आपको सजा देगी आपकी आईपीसी के तहत। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात रही। मान लेता हूं मैंने कि एक चोरी की रसिया में जाके, लेकिन रसिया का कानून बहुत बड़ी सजा नहीं देता उस चोरी पर, ऐसा एज्यूम करते हैं। लेकिन जो मैंने चोरी वहां पर जाके की, वो चोरी जो है भारतीय दंड व्यवस्था आईपीसी में एक अपराध के रूप में शामिल करती है, तो यहाँ का आईपीसी मुझे दंड व्यवस्था देगा, चाहे वो मैंने क्राइम विदेश में जाकर किया हो, भारत से परे जाकर किया हो। ध्यान रखिएगा, और ये माना जाएगा कि ये क्राइम भारत में ही किया गया है। ठीक है, ये भारत से परे जाकर बात है। ये धारा नंबर 3 है आपकी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है आपका। अब धारा नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, धारा नंबर 4 आपकी। धारा नंबर 4 जो है वो धारा 3 को ही और विस्तार किया गया है। बहुत ध्यान करिएगा, धारा नंबर जो 4 है वो 3 की तरह ही है, यानी कि मैं क्राइम करता हूं भारत से परे या भारत से दूर जाकर किसी देश में, समझिएगा। धारा नंबर 4 बोलता है कि 3 को ही और अधिक विस्तारित किया जाए तो वो कहलाएगी धारा नंबर 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये धारा नंबर 4 जो है उसके उपभाग हैं। उपभाग का अर्थ क्या हो गया, यानी कि इसमें धारा नंबर 4 में, सेक्शन 4 में 4A है, 4B है, 4C है, यानी कि 4A, 4B, 4सा। इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो धारा नंबर 4 को तो समझिएगा क्या परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति भारत से परे जाकर किसी दूसरे देश में क्राइम करता है तो उसी से रिलेटेड है आपकी। 3 को और अधिक विस्तारित किया गया है, 3 का ही रूप है आपका। अब क्या बोलता है, 4A, 4B, 4C। पहले ए नोट करेंगे आप, मैं भारत का नागरिक दूसरे देश जाकर क्राइम करता हूं तो मुझे आईपीसी के तहत ही सजा मिलेगी। नागरिक तो भारत का ही हूं, अगर वहां का कानून सजा देता है या नहीं देता वो बात अलग है, लेकिन वो जो मैंने क्राइम किया है वो क्राइम माना जाएगा कि मैंने भारत में ही किया है, क्योंकि नागरिक कहाँ का हूं, भारत का। ठीक है, अगर मैं दूसरे देश जाकर क्राइम करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे भारत का कोई भी जहाज है या भारत का कोई भी विमान है, एयर और पानी वाला जहाज, जो भारत में रजिस्टर्ड है, वो भारत से कहीं भी दूर हो, किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, तो उस जहाज या विमान में जो भी क्राइम होगा, भारत में नहीं है, वो दूसरे देश में है, लेकिन उस जहाज में जो भी क्राइम होगा उसको आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के तहत ही सजा मिलेगी। ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जहाज जो है वो भारत का जहाज है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब जो मैंने 2 समझाया उसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं यूरोप से एक व्यक्ति भारत आता है और वो जहाज के माध्यम से या वायु सीमा के माध्यम से, पहले वो यूरोप से इंडिया आया, अब वो जाना चाहता है रूस, मॉस्को। और रूस जाने के लिए जब वो रूस जाएगा भारत से, तो वो एयर इंडिया का विमान इस्तेमाल कर रहा है।
और एयर इंडिया का विमान जो है वो कहाँ से जाता है? पाकिस्तान से होके जाएगा आपका रूस। ठीक है, अब देखिएगा वो यूरोप से आया इंडिया, और इंडिया जब वो आया तो उसने एयर इंडिया का विमान इस्तेमाल किया मॉस्को जाने के लिए, और जब वो क्राइम करता है उस विमान में, वो विमान था आपका पाकिस्तान में, भारत की सीमा में नहीं है, पाकिस्तान की सीमा में है। व्यक्ति कहाँ का है आपका? यूरोप का, और क्राइम कहाँ करा? पाकिस्तान की पाकिस्तान की एयर सीमा में। तो क्या आईपीसी उसको दंड की व्यवस्था करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो वो विमान है वो भारत का विमान है, ध्यान रखिएगा। इसलिए 4 खा में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि नागरिक के साथ कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय सीमा में या भारत का विमान कहीं भी हो, वायुयान कहीं भी हो, अगर उसमें क्राइम होता है तो वो ऐसा ही माना जाएगा और उसको उसी तरह आईपीसी के तहत ही सजा दी जाएगी, क्योंकि वो विमान भारत का है। ठीक है, जहाज भारत का है, कहीं भी हो तो सजा आईपीसी के तहत ही दी जाएगी। और उस विमान में हमें पता है कि भारतीय भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से समझिएगा। मान लेते हैं पीटर नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो यूरोप से आया। ठीक है, यूरोप से आया आपका। अब वो जब यूरोप से आता है तो 1 केजी सोना लेकर आता है, और विमान में जब वो सफर कर रहा था तो भारत का कानून 1 किलो रखा था। अगर भारत का कानून ये कहता है कि अगर आप 500 ग्राम से ज्यादा सोना रखते हो तो वो भारतीय, उसमें एक क्राइम माना जाएगा। उसको नहीं पता था, वो लेके आया। इंस्पेक्शन जब पता चला, वो जब आया तो वो जहाज में था, वो जहाज भारत की सीमा में था, वो नागरिक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जब उसका चोरी का बारे में पता चलता है तो वो विमान जो था भारत की सीमा में था, तो उसको जो क्राइम मिलेगा ना, सजा मिलेगी, वो भारतीय कानून के तहत ही मिलेगी। और ये भी बोल सकते हैं कि जब वो क्राइम करता है किसी दूसरी सीमा में हो, मान लेते हैं कि वो चाइना में हो विमान, लेकिन विमान कहाँ का है? भारत का है। और ये भी मान लो कि विमान में या जहाज में जो क्राइम हुआ भारतीय द्वारा भी हो सकता है और विदेशियों द्वारा भी हो सकता है, तो वो माना जाएगा कि वो क्राइम जो है वो भारतीय में हुआ है दूसरी सीमा में, लेकिन वो जहाज जो है ना, वो जो है उसके अंदर की सीमा जो है वो अपनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात बहुत है। इसलिए खा में व्यक्ति शब्द का उपयोग किया गया है, यानी कि नागरिक के साथ साथ, भारतीय होने के साथ साथ विदेशी व्यक्ति को भी वही सजा मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जहाज अपना है। बहुत ध्यान से नोट करेगा जो मैंने एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये था आपका 4 खा। क्या बोला? कोई जहाज या वायुयान जो भारतीय कानून के तहत रजिस्टर्ड है, और वो जहाज कहीं भी हो, भारत के किसी भी कोने में अगर क्राइम होता है तो वो भारत से परे जाकर हो रहा है, लेकिन दंड विधान आईपीसी के तहत ही दिया जाएगा। वो 4 खा है आपका। ठीक है, ये आपकी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी। एक बात समझिएगा, नोट करके चलिएगा साइड में। सी अभी बताता हूँ। मान लेते हैं मुंबई में ताज होटल पे हमला जो हुआ था। अब वो ताज होटल पे हमला जो हुआ वो तो भारत के अंदर ही हुआ। किया किसने? किसी दूसरे देश के नागरिक ने, यानी कि भारत की सीमा में हुआ। तो ये भारत के भीतर है, और भारत के भीतर किसके द्वारा है? विदेशियों के द्वारा है। ठीक है, इसीलिए मैंने धारा 2 में क्या बोला था? भारतीय प्लस व्यक्ति। इसलिए वहां पर मैंने भारतीय प्लस व्यक्ति के लिए सिर्फ व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि जो भारत की सीमा में ताज होटल पे हमला हुआ था वो पाकिस्तान के माध्यम से हुआ था, लेकिन भारत की सीमा में हुआ था। ठीक है, यानी कि जिन्होंने भी हमला किया उनको हम सजा देंगे आईपीसी के तहत, और वो भारत के भीतर किया गया था। ठीक है, ये जानकारी दी मैंने आपको। ठीक है, अब चलते हम लोग 4C क्या कहता है, ध्यान से नोट करेंगे। मान लेते हैं कंप्यूटर, जानते ही आप लोग, है ना? भारत का या गवर्नमेंट का, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कंप्यूटर है,
जैसे हम लोगों ने नाम दे दिया कंप्यूटर रिसोर्स, यानी कि कंप्यूटर रिसोर्स का अर्थ ये हो गया कि भारत का एक सरकारी कंप्यूटर है, उसमें रिसोर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, जो सिर्फ हमारे आईबी को पता है, रॉ को पता है उस कंप्यूटर में क्या है। अब क्या होता है कि जो भारत के भीतर जो कंप्यूटर रखा हुआ है, कोई विदेशी व्यक्ति भारत से परे, ठीक है ध्यान रखिएगा, लंदन में बैठा है, और वो जो लंदन में बैठा हुआ जो भी बॉय गर्ल्स जो भी हो, मेल फीमेल, वो भारत का भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है, यानी नागरिक और उस देश का लंदन का व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। वो लंदन में बैठा हुआ इंसान भारत में रखे एक कंप्यूटर को टारगेट करके, हिट करके, साइबर क्राइम के तहत उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेता है। तो भारत से परे जो व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है, उसने क्राइम किया है, तो उसको आईपीसी के तहत सजा दी जाएगी। वो भारत से परे जरूर है, और वो व्यक्ति भी हो सकता है, नागरिक भी हो सकता है, यानी कि हम लोग भी हो सकते हैं, और उस लंदन का भी वासी क्यों, लंदन का नागरिक क्यों ना हो, वो लंदन का इंग्लिशमैन क्यों ना हो, विदेश में बैठकर उसने क्राइम किया, भारत से दूर जाकर किया है, तो उसको सजा आईपीसी के तहत दी जाएगी। उसने भारतीय कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट किया, हैक करने की कोशिश करी है, तो उसको आईपीसी के तहत सजा दी जाएगी। इसलिए 3 में भी व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया है। उसने दूसरे देश से, लंदन से, यूरोप से में बैठकर भारतीय कंप्यूटर को टारगेट किया है, और जो उसने हिट किया है, कंप्यूटर को टारगेट किया, हैक किया है, वो जो मेल है या फीमेल है, वो वहाँ का भी हो सकता है, लंदन यूरोप का भी हो सकता है, और भारत का भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपकी सी उपधारा। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि 4 जो है वो ABC में कैसे बटा हुआ है और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ये बात बताई गई। चलिए, अब जो उसने क्राइम किया साइबर, उसको सजा किस एक्ट के तहत दी जाएगी? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो मैंने बोला अभी साइबर क्राइम का, जो उसने भारत के कंप्यूटर को हिट करके टारगेट किया, आईटी एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। और 2000 एक्ट में, आईटी एक्ट में संशोधन किया गया, ठीक है, 2008 में, और 2009 में ये प्रभावी हुआ। यानी कि जो सी में सजा का प्रावधान है वो आईटी एक्ट 2008 संशोधन के तहत किया गया है, और आईटी एक्ट 2008 में जो संशोधन करके 2009 से प्रभावी बनाया गया, उसके तहत सजा का पात्र होगा व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेशी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ मूलभूत मैंने आपको बातें बताने की कोशिश करी। तो 4 धारा आपको बता दी। सेक्शन 1 दफा 1 बताया, दफा 2 बताया, दफा 3 बताया, दफा 4 बताया, और दफा 4 सेक्शन 4 या धारा 4 भी बताई, जिसके 4 में मैंने ABC बताया, और मैंने ये भी बोला 4 जो है 3 को ही और अधिक विस्तारित करके बताता है जब कोई भारत से परे जाकर क्राइम करता है, ठीक है। एक बार और ध्यान रख लीजिए, भारत का कोई भी जहाज, कोई भी विमान भारत से दूर जाके क्राइम करेगा, वो जहाज अपना है, जहाज में जो क्राइम हुआ है वो व्यक्ति, नागरिक कोई भी करे तो उसको सजा का पात्र होगा आईपीसी के तहत। तो ये धाराएं थी आपकी 4। 5वीं और देख लेते हैं हम लोग। 5वीं क्या कहती है? 5वीं ये बताती है, मान लेते हैं कोई विशिष्ट कानून बना है, ठीक है, कोई विशिष्ट कानून बना है, तो वो विशिष्ट कानून कुछ विशिष्ट सर्विसेज के लिए होगा, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। तो उनको सजा उन विशिष्ट कानून के तहत दी जाएगी, ना कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत। उन पर आईपीसी लागू नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सेना जानते हो, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी सेनाएं हैं, सेना जो है, इनका अपना अलग कानून होता है जिसे मार्शल लॉ बोलते हैं। यानी कि सेना के मार्शल लॉ पर आईपीसी प्रवर्तन नहीं होता, उनका अपना विशिष्ट कानून है, उन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। मान लेते हैं भारतीय सेना के कुछ ऑफिसर्स हैं, उनके लिए कोई विशिष्ट कानून बनाया गया है,
तो उनके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगी। सेना का तो मान के चलिएगा ही चलिएगा, आपका मार्शल लॉ आपने सुना होगा, कोर्ट मार्शल करा, उन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। यहाँ तक कि भारत का राज्यपाल, जिसे गवर्नर बोलते हैं, और भारत का राष्ट्रपति, उन पर पद पर रहते हुए कानून हम लोग केस नहीं चला सकते, वो दंड के पात्र नहीं होते। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति पर आईपीसी नहीं लगती, उनके विशिष्ट कानून हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुछ अपवाद हैं, उन पर आईपीसी नहीं होगी, जैसे सेना, राज्यपाल, राष्ट्रपति। पीएम के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसा एक विशिष्ट कानून के तहत लाने की कोशिश करी थी आपका इमरजेंसी के टाइम, लेकिन आपका कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 5वीं धारा जो है वो विशिष्ट कानून से संबंधित है, जैसे आर्मी सेना से संबंधित, राज्यपाल राष्ट्रपति से संबंधित, कुछ विशेष अधिकारियों से संबंधित, उन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। जैसे सेना के अपने विशिष्ट मार्शल लॉ होते हैं, और राज्यपाल राष्ट्रपति पर दंड विधान नहीं लगता। एक और बता देता हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे विजय माल्या चले गए, वो तो 7.5 जितना भी 1000 करोड़ का था, तो आर्थिक भगोड़ा अधिनियम, वो बाहर चले गए, तो उनकी जो फेरा फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको सजा दी जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत सजा, जो वो भारत से चले गए विदेश में, लंदन, ब्रिटेन, तो उनको फेमा फेरा के तहत सजा दी जाएगी, ना कि आपका आईपीसी के तहत। तो ध्यान रखिएगा, कुछ विशिष्ट कानून बनाए भी जाते हैं जिन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आए आईपीसी का चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1, जिसमें 1 से 5 तक की धाराओं का वर्णन किया गया है। मैंने हिंदी में बताने की कोशिश करी है। अब आपको कोई भी समस्या हो लेक्चर से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर पसंद आ जाए तो देर ना करें लाइक करने में, शेयर करने में, और चैनल को डू सब्सक्राइब एंड देन शेयर जरूर करें शेयर, क्योंकि शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन हर किसी को ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था के साथ मूल विधि के लिए आपके लिए बेहतर कोर्स बनाने की कोशिश कर सकूं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र जीएस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को जीएस पढ़ा रहा हूं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आईपीसी का ही के बारे में जानकारी देंगे, हो सकता है चैप्टर 2 हम लोग बिल्कुल जल्दी आपके सामने लाएं, और संविधान पर भी लेक्चर लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय।